दरअसल बाजार जब बंद हुआ तो अपने सहयोगी से मैं बातचीत कर रहा था वैसे ही कि बाजार तो नया हाई लगा दिया, अब यहाँ से क्या होगा। तो चर्चा ये निकली कि अब बाजार को एक नया ट्रिगर चाहिए, अब यहाँ से एक नया जोश भरना है। तो अब नया ट्रिगर क्या होगा, अब अगले हफ्ते देखा जाएगा क्या नया ट्रिगर आता है। अब ये चर्चा खत्म हो कि हम लोग दूसरे काम में लगे ही थे कि जीडीपी के आंकड़े आ गए। अब बता दूं कि जीडीपी के आंकड़े ये बताता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी है, अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कितनी सुस्त है। हालांकि आंकड़े तो आज आने ही थे, सब ने अपने अनुमान दिए थे, लेकिन ये जो आंकड़े आए ना वो सबको चौंका दिया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो चौंका दिया, सारे अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े आए, ये क्या संकेत देता है। अब देखिए दूसरी छमाही के जो जीडीपी के आंकड़े आए वो 7.8% से बढ़कर 8.2% में पहुंच गया। जितनी भी अनुमान थे सबको पीछे छोड़ दिया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो सबसे क्रिटिकल माना जाता है 2.2% से बढ़कर 9.1% में पहुंच गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आर्थिक विकास की रफ्तार में जो जोश जीडीपी के आंकड़ों से दिख रहा है, क्या वो बाजार में एक नया जोश भरेगा क्या, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब हम ये सोच रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और सवाल उठा कि जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी तेज चल रही हो, मैन्युफैक्चरिंग इतना बेहतर कर रहा हो, तो आरबीआई जो अगले हफ्ते अपना एमपीसी करने जा रहा है, रेट कट की घोषणा करेगा क्या, या फिर अच्छी अच्छी बातें करके छोड़ देगा। हालांकि अगले हफ्ते एक और चीज़ होनी है, यूएस फेड के फैसलों पर भी नज़र रहनी है। इस बीच एक और बात, रह के जो बाजार में एक व्हाट्सएप घूमता रहता है कि यूएस के साथ ट्रेड डील कुछ एक घंटे में होने वाली है, तो पता नहीं व्हाट्सएप कब हकीकत बन जाए। तो कुल मिला के आने वाला हफ्ता काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। तो ऐसे में बाजार में आपको क्या करना चाहिए। इस तेज़ी को देख के कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम तेज़ी को नहीं पकड़ पाए, छूट गए जी, अब छूट गए तो क्या करें, कहीं कुछ गुंजाइश है क्या, या फिर गिरावट से सहमे हुए थे, तेज़ी में हड़बड़ा कुछ बेचने का मन कर रहा है क्या। तो आज आवाज़ अड्डा में ऐसे ही कुछ चर्चा करेंगे हम लोग, और चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे। मार्केट के एक्सपर्ट हैं सुनील सुवर्णम साहब हैं, रॉकसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी हैं, SWW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं, और जीडीपी के आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आइक्रा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हैं। आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में। बाजार को लेकर स्पेसिफिक चर्चा आप लोगों के साथ करूं, लेकिन अदिति मैं सबसे पहला सवाल आप ही के पास पूछना चाहता हूं, वो है जीडीपी को लेकर के। आमतौर पर आंकड़े आते हैं, अलग अलग अनुमान दिए जाते हैं, अलग अलग पैमाने पे हम लोग बताते हैं कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन ये जो सरप्राइजिंग आंकड़े आए, आपको भी सरप्राइजिंग लगा? जी बिल्कुल, ये दूसरा क्वार्टर है इन अ रो जहां जो आंकड़े आए हैं, जो इनिशियल आंकड़े एनएसओ की तरफ से आए हैं, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर आए हैं। और इसके साथ जो हमारी H1 की जीडीपी ग्रोथ निकल के आ रही है, वो 8% पे आ रही है, तो वो सर्टेनली एक्सपेक्टेशन से तो काफी ऊपर ही है। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल हमारे अनुमान के हिसाब से ही आए हैं, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है वहां पे ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है, जो मुझे अभी भी थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। तो बेसिकली वहां ही से ये जो हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आई है, बेसिकली सर्विस सेक्टर की तरफ से आई है। ये जो आंकड़े आए हैं ग्रोथ के, उसमें दो तीन चीजें हैं। एक सर्विस सेक्टर की बात आपने कही, लेकिन ये सारे आंकड़े क्या इंडिकेट करते हैं कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स होना शुरू हो गया है, चूंकि उसके भी नंबर पिछले दिनों आए थे तो लग रहा था कि बेहतर हो रहा है, और ये क्या दूसरी छमाही जो आएगा, सेकेंड क्वार्टर जो आएगा, उसके लिए भी एक पॉजिटिव संकेत माना जाए इसको? जी डेफिनेटली, अगर आप एक्सपेंडिचर साइड के आंकड़े देखिए तो उसमें जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी है, 7% के ऊपर है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद तो एक्सपेक्टेड ही था कि इस क्वार्टर में एक शुरुआत दिखेगी बेहतर कंजम्पशन ग्रोथ की। जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वहां पे हमने एक स्लो डाउन देखा है, वो तो हमें पता ही था। जो आंकड़े आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, उनसे तो हमें पता ही था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की ग्रोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स की कम हुई है Q1 और Q2 के बीच में। और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वहाँ ग्रोथ मेरे ख्याल से थोड़ी सी हल्की हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें कि क्या कैपेक्स पे सिचुएशन चल रही है, एक बहुत ही छोटे बेस पे Q1 में बहुत हाई ग्रोथ थी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये थोड़ी नॉर्मलाइज हुई थी Q2 में।
और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अपने बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक जितना हेडरूम बचा है स्पेंड करने का, आखिरी 2 क्वार्टर्स में वो पिछले साल से 15% कम है। तो एक तो कुछ एलोकेशन या रीएलोकेशन आई शुड से एक्सपेंडिचर की कैपिटल की तरफ होनी पड़ेगी H2 के लिए। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चल रहा है वो भी अभी काफी धीमा चल रहा है, तो मुझे लगता है वहां सेविंग्स के लिए स्पेस होगी। टिपिकली हर साल हमें दिखता है कि बजट एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में कुछ सेविंग्स ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निकल आती हैं। इस साल अभी तक कोई सप्लीमेंट्री नहीं हुआ। एक तो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलोकेशन चाहिए होगा, और एक जो एक्सपोर्टर्स की स्कीम आई थी उसके लिए थोड़ा सा चाहिए होगा। तो बहुत ज्यादा फ्रेश एक्सपेंडिचर साइड प्रेशर्स नहीं दिख रहे, तो आई एम होपफुल कि रीएलोकेशन हो पाएगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आउटले है H2 के लिए वो थोड़ा बढ़ाया जा सकेगा। प्राइवेट कैपेक्स में हमारा व्यू, हाउस व्यू ये रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स ट्रेडिशनल सेक्टर्स में पीस मील मैनर में हो रहा है, लेकिन जो न्यू एज इंडस्ट्रीज है उनमें ज्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। अब 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट भी हो चुका है। अब अगले हफ्ते की बात आती है तो मुझे लगता है 8% ग्रोथ के साथ इवन विद अ सीरीज लो CPI इन्फ्लेशन एक और रेट कट मुश्किल ही लग रहा है अब। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना आपसे चाह रहा था कि ऐसे माहौल में रेट कट की उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और फैक्टर है कि रुपया जिस तरीके से कमजोर हो रहा है वो भी एक इन्फ्लेशनरी कंसर्न कई बार देता है, हालांकि इन्फ्लेशन अभी काबू में है। देखिए, रूपी का इमीडिएट इम्पैक्ट WPI इन्फ्लेशन पे होता है। CPI में ट्रांसमिशन वीक होता है और काफी टाइम से होता है, क्योंकि CPI ज्यादा डोमेस्टिक, एक तो फूड आइटम्स और आपके सर्विसेज, ये ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेंड्स से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। रूपी डिप्रिसिएशन का ट्रांसमिशन टू फूड प्राइसेस और एंड टू सर्विसेज प्राइसेस थोड़ा हल्का होता है। तो इमीडिएटली मुझे उसका इम्पैक्ट इतनी चिंता नहीं है। स्पेशली वैसे ही इन्फ्लेशन अभी तो खैर बहुत ही लो है, ट्रेजेक्टरी तो अपवर्ड ही होगी आगे जाके। हमारा अनुमान है कि 3% का रेट Q4 में क्रॉस हो जाएगा और 4% Q1 में। बट फिर भी अगले साल का हम एवरेज CPI इन्फ्लेशन 4.2-4.3% के आसपास देख रहे हैं ऑन दिस ईयर्स लो बेस। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन आपके पास, फिर हम लोग हमारे बाजार के लोग हैं उनके साथ भी मैं चर्चा करूंगा। नॉमिनल GDP आपको चिंता देती है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरे हिसाब से रियल GDP इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन इज वेरी लो, तो नॉमिनल GDP तो जहां है वहीं होगी ना, और कहाँ जाएगी। अब ऑब्वियसली कुछ काफी मेट्रिक्स ऐसे हैं जहां पे डिनोमिनेटर नॉमिनल GDP ही होता है, या जहां आपका कोरिलेशन नॉमिनल GDP से होता है। बट हाई रियल ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, एज एन इकोनॉमिस्ट आई फाइंड इट हार्ड टू से दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। जब तक है इन्फ्लेशन लो तब तक नॉमिनल GDP ग्रोथ थोड़ा लो रहेगा। अगले साल अगर ग्रोथ हेल्दी रहती है और अगर CPI इन्फ्लेशन कम से कम नॉर्मलाइज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नॉमिनल GDP ग्रोथ हमें बेहतर दिखेगी इस साल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण कहीं, जो हमारे बाकी के जो मेहमान हैं उन पे मैं चर्चा करूंगा। एक तो रिजर्व बैंक जब अगले हफ्ते पॉलिसी लेकर के आएगा तो शायद रेट कट की संभावना यहाँ पर कम है। बजट के लिए एक अच्छा हेडरूम मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तो ये कुछ बातें हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, कैसे देखा जाए? GDP के आंकड़े देखे आपने, GDP के आंकड़ों पर इकोनॉमिस्ट की राय आपने सुनी। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज, मैं एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एक यू शेप रिकवरी क्लियरली दिख रहा है रियल GDP ग्रोथ में। तो खबर अच्छी है, यानी सेकेंड हाफ के लिए ये खबर अच्छी है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन रिवर्स हो गया। तो गिरने वाला ट्रेंड लाइन था वो अभी बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी खबर है। सेकेंड, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स की जो नंबर्स अच्छी आई है वो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिख सकता है, वो एक पॉजिटिव है। इसमें एक नेगेटिव है, वो है नॉमिनल GDP, बिकॉज 8.7 नॉमिनल GDP से आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी फिर 9-10 के आसपास ही देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स नॉमिनल GDP से जुड़ी होती है। तो मेरा मानना है कि ये नॉमिनल GDP का कम होना इज नॉट गुड न्यूज फ्रॉम ए EPS ग्रोथ एक्सपेक्टेशन परस्पेक्टिव। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को बढ़ना चाहिए, तभी कॉर्पोरेट के कैपेक्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन इतनी लो है, उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ने की उतनी गुंजाइश नहीं होगी, तो फ्रेश कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट का जो एक रीजन होगा वो कम होता जाएगा। मगर मैं थोड़ी और रेट कट के बारे में मैं मानता हूं कि ये लो इन्फ्लेशन
बहुत सपोर्ट देती है रेट कट के लिए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर की स्पीच देखिए 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि रेट कट के लिए माहौल ठीक है, अब कमिटी के हाथ में है। तो उन्होंने कह दिया कि सब ठीक है। और इसका कारण क्या है पता तो मैं, कारण ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में बहुत हाई है। अगर आप इंटरेस्ट रेट को ले और इन्फ्लेशन को कटो तो उसमें रियल रेट ले, ये रियल रेट अब सस्टेनेबल नहीं है एक कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए। तो एक रेट कट उसी हिसाब से बनता है। और फिर ट्रेड डील की उम्मीद अगर आ रही है तो इतने दिन से आरबीआई ने रुपये को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि डिफेंसिव वेपन था आपको डिप्रिसिएशन अगेंस्ट टैरिफ। अब अगर ट्रेड डील होने की गुंजाइश है तो फिर उसके कारण ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट आज 2.5% पे है यूएस टेन्योर और इंडियन टेन्योर में, तो अगर फेड रेट कट करती है तो प्रेशर बढ़ता नॉर्मल चीज में। मगर अब आरबीआई की यहाँ पे ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है सुनील जी, मैं आपके पास दोबारा से जुड़ूंगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल, इस पे मैं डिटेल में आऊँगा, आरबीआई के रेट कट को लेके, रूपी को लेकर के, इंटरेस्ट रेट क्या है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहला सवाल सबके मन में उठ रहा है कि इस जीडीपी के आंकड़े पर बाजार क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? अभिषेक अग्रवाल साहब। तो लक्ष्मण जी, मुझे तो लग रहा है कि बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर भी रहा है और करेगा, बिकॉज कोई ऐसे ही कंसर्निंग या नेगेटिव सरप्राइज कहीं भी कुछ नहीं है, बल्कि दो बड़े फैक्टर्स हैं। नंबर वन, थोड़ा क्लीशे है बट फैक्ट तो यही है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में अभी भी आते हैं, और एज पर जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज है एंड ऑल्सो जो हमारे डोमेस्टिक एजेंसीज होती है जो गाइडलाइंस देती है जीडीपी ग्रोथ को लेके, वो भी वहां पे मेंटेन्ड है। सो मुझे वहां पे कहीं कंसर्न नहीं लग रहा। रही बात इन्फ्लेशन की, जो हम टच अप ऑन कर रहे थे, देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक डेवलपिंग कंट्री में और जो हाई ग्रोथ जहां पे भी ऐसे पाई जाती है वहां होता है, बट आई कैन टेल यू दैट करेंटली वो इशू फिलहाल इंडिया में मुझे तो पर्टिकुलरली अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सप्लाई डिमांड की बैलेंसिंग होने की वजह से इन्फ्लेशन अभी तक उस रेट पे नहीं गया है जहां पे हम इस श्योरिटी के साथ बात कर सके कि रेट कट हो ही नहीं सकता। सो मैं तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद रेट कट आना चाहिए, एंड वो इन लाइन ही होगा जो हम ऑलरेडी यूएस के अंदर में देख रहे हैं, सिमिलर थॉट प्रोसेस, एंड दैट वुड बी माय व्यू कि आई वुड बी पॉजिटिव मे बी कि हम एक रेट कट दिखे। और जिस तरह से सुब्रमण्यम साहब भी बोल ही रहे थे कि हम लोग जो है, हमारी जो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है, एंड ये जो डॉलर का भी जो एक मैकेनिज्म चल रहा है जहां पे हम वीकेंड होते गए, तो वो भी एक फैक्टर है जहां पे मुझे लग रहा है कि इट विल प्ले साइकोलॉजिकली अ सिनेरियो फॉर आरबीआई टू कंसिडर दिस। संजय सिन्हा जी, जो मैंने शुरू में कहा कि बाजार जिस तरीके से नया हाई बनाया, अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई एक अच्छा सा पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार था, और हम लोग मान के चले थे नेक्स्ट भी कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन ये जीडीपी के जो आंकड़े आए, ये सबको सरप्राइज कर दिया पॉजिटिवली। तो ये इस पे बाजार जो नया जोश ढूंढ रहा था, नया बहाना ढूंढ रहा था, ये बहाना काफ़ी है बाजार को अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। समझने की जरूरत है कि बाजार जो इस लेवल पे खड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है। मेरे ख्याल से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल से जो सेकेंड क्वार्टर में जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस आया वो या तो अपेक्षा के बराबर था या कई सेक्टर्स में अपेक्षा से ज्यादा अच्छा था, नंबर वन। नंबर टू, पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देखें तो ट्रेंड ये रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अर्निंग्स की डाउनग्रेड होती थी। इस क्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट कई जगह पे अर्निंग्स की अपग्रेड आई है। तो मेरे ख्याल से बाजार ने प्रीवियस हाई को इस कारण से भी क्रॉस किया है कि जो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी है वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ये एक वक्तव्य है। दूसरा, बाजार में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। बाजार अगर इस लेवल पे है तो शायद बाजार पहले से ही भांप रहा था कि जीडीपी के आंकड़े और भी जैसे आए वैसे अच्छे आंकड़े आने की संभावना थी। हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या हम इस लेवल को सस्टेन करेंगे और इस लेवल से क्या हम ऊपर जा सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि देखिए, बाजार शॉर्ट टर्म में इवेंट्स को रिएक्ट करता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी से प्रेरित रहता है, और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन से। तो इवेंट के तौर पर अगर आप देखें तो जो इवेंट्स गुजर गए
सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट, वो इवेंट गुजर गया, जीडीपी के आंकड़े वो अब हमारे सामने है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 इवेंट और भी हैं जो अपने आगे हैं और उनका प्रभाव जो है वो बाजार पे पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में। पहला इवेंट तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यूएस के साथ जो हमारी टैरिफ की ट्रीटी होगी, बाजार ये मान के चल रहा है कि हम 25% के आसपास के रेट पे सेटल करेंगे। अगर मान लीजिए ये रेट 25% से नीचे होता है तो बाजार के लिए ये एक और बुलिश सेंटिमेंट और सिग्नल हो सकता है। दूसरी, नो डाउट इस तरह की जीडीपी ग्रोथ रेट के बाद ये डाउट मन में आ रहा है कि आरबीआई रेट काटेगा या नहीं। लेकिन जैसा सुनील कह रहे थे कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा है और आरबीआई ने जीडीपी के आंकड़े आने के पहले भी इंडिकेट किया है कि वो उनका अप्रोच अब इंटरेस्ट रेट के प्रति सॉफ्ट है। तो यानी कि अगर आरबीआई रेट इस पॉलिसी में नहीं काटता है और अगले पॉलिसी में काटता है तो एक सेकेंड इवेंट है जो बाजार के लिए पॉजिटिव है। और तीसरा इक्वली महत्वपूर्ण और बड़ा इवेंट जो है वो है बजट का, जो कि अब सिर्फ 2 महीने दूर है। और इस सरकार ये जो बजट होगी, मैं समझिए मिड टर्म बजट के आसपास ही समझिए, क्योंकि इस बजट में जो अनाउंसमेंट आएगा उसकी एग्जीक्यूशन इनकी अगली इलेक्शन के पहले उसका पूरी तरह से कार्य इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार इस बजट को बहुत ही बोल्ड रूप से प्रस्तुत कर सकती है। उनके टैक्स के आंकड़े भी हम सपोर्ट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं लक्ष्मण जी जो बाजार को ऊपर की तरफ ठेल सकते हैं। और मीडियम टर्म में भी अगर आप देख लें तो जिस तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का झुकाव पिछले कुछ दिनों में फ्रॉम वेरी नेगेटिव टू न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू कर गया और मेरे ख्याल से अगर रूपी में स्ट्रेंथ बढ़ता है तो ये ट्रेंड और भी स्ट्रांग होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से एक मिला जुला माहौल बन गया है बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने का। बिल्कुल, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि सारे माहौल बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने वाले बन रहे हैं। नहीं तो बीच में होता था कि 4 माहौल ऊपर वाले थे तो 3 माहौल नीचे वाले होते थे, तो बाजार एक डरा सहमा सा था। आपने सही कहा कि अब सारे माहौल जो है बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने के संकेत दे रहे हैं। पंकज जैन साहब, तो मान के चला जाए आप कोई टेंशन है नहीं, आपकी भाषा में कहें तो सब चंगा सी। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, बाजार में हम कभी भी ये सेंटेंस या ये शब्द नहीं यूज कर सकते कि अब टेंशन नहीं है या इट्स जस्ट अ वन वे ट्रैफिक। आई थिंक बाजार में हमेशा सचेत रहना चाहिए एंड दैट इज व्हाट कीप्स द एक्साइटमेंट अलाइव। और मैं भी किसी के साथ बैठा हुआ था 2-4 दिन पहले एंड जैसे बाजार ने नए हाई हुए तो एक सॉर्ट ऑफ सिमिली सी दे रहे थे कि इट इज समथिंग लाइक कि शादी तो हो रही है, शादी हो गई है, बट बैंड बाजे में उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, बारात में उतनी एक्साइटमेंट नहीं है। सो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इज कि बड़ी नैरो बेस्ड रैली रही है ये एंड एक वो जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सूबरेंस या सेलिब्रेशन होता है वो शायद मार्केट में या मार्केट पार्टिसिपेंट्स में नहीं है और वो हम अपने सब क्लाइंट्स के साथ भी देख रहे हैं एंड उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। सो आई थिंक जो हमने जो भी रैली देखी है, जो एक नए हाइज देखे हैं, I think these levels would be sustained. ऐसा नहीं है कि these levels just are a touch and go kind of levels, artificial kind of levels. I think markets in अगर हम दिसंबर सीरीज की बात करें, उसके बियॉन्ड बात करें, I think markets are definitely searching for greater heights. जो अभी अपने 26,300 के आसपास के हाई बनाए हैं उससे बियॉन्ड जाएगी। ठीक है, मार्केट में इट वोंट बी अ वन वे ट्रैफिक। जो एक जिस तरह के जीडीपी के नंबर्स आए हैं आज, वो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हैगा कि वो मंडे को कितना मार्केट को सहारा देते हैं। आई थिंक दैट इज टू हैव सीन। उसके बाद जैसा कि मेरे अभी कलीग्स भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि आरबीआई इस डाटा के बाद भी रेट कट कर पाएगा। सो आई थिंक इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ अ सिनेरियो। आज से कुछ दिन पहले जब तक ये रेट कट, ये जीडीपी नंबर्स नहीं आए थे, आई थिंक जिस तरह के आरबीआई गवर्नर के बयान आ रहे थे प्रेस में, ऐसा लग रहा था कि काफी सीरियस चांसेस हैं कि रेट कट आएगा। बट नॉट टू फॉरगेट कि काफी प्रोएक्टिव आरबीआई गवर्नर है हमारे जो आजकल हैंगे एंड जो पिछले दिनों जिस तरह का सपोर्टिव उनका स्टांस रहा है, सो आई वोंट बी सरप्राइज इस डाटा के बावजूद भी अगर कुछ एक रेट कट आ जाए। उसके बाद यूएस फेड की तरफ से देखना पड़ेगा कि वहां रेट कट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो आई थिंक काफी सारे इवेंट्स इन लाइन हैंगे और उसमें अगर हम देखें, आज एक मैं आप ही के चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देख रहा था कॉमर्स सेक्रेटरी का,
तो जिस तरह का उनका बयान आ रहा था विज़ ट्रेड डील, विज़ यूएस ट्रेड डील, आई थिंक वो थोड़े से आई थिंक लाइन ऑफ कॉशन ड्रॉ कर रहे थे। जिस तरह के उनकी लैंग्वेज थी, वो कह रहे थे कि डोंट एक्सपेक्ट कि समथिंग बिग इज हैपनिंग से इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और नेक्स्ट फ्यू डेज, सो आई थिंक इट मे टेक सम मोर टाइम। सो आई थिंक प्लस और माइनसेस हैं, बट आई थिंक मार्केट में एक जनरल ट्रेंड, एक बुलिश ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स ट्रेंड है। उसके अंदर जैसे कहा, क्योंकि ये नैरो रैली है अभी, दैट नैरोनेस में कंटिन्यू। ब्रॉड बेस आने के लिए आई थिंक बिगर इवेंट्स मार्केट को चाहिए होंगे, एंड दैट वन ऑफ द बिगर इवेंट्स वुड बी अनाउंसमेंट ऑफ ट्रेड डील। व्हेन दैट इज कमिंग, आई थिंक ऑलरेडी काफी डिलेड हो गई है, वेदर दैट इज इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और 1 or 2 months, डिफिकल्ट कॉल। आज से कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द होने वाली है। सो समीकरण आई थिंक पॉजिटिव है, एक्साइटमेंट इज देयर एंड एक्साइटमेंट इज देयर। और एफआईज की तरफ से भी अगर हम देखें तो ठीक है, एक उनकी तरफ से सेलिंग में थोड़ा सा थमाव आया है, थोड़ी कम हुई है सेलिंग, बट डेफिनेटली अभी बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया है। सो लेट्स सी व्हेन दे बाउंस बैक इनटू द मार्केट। Q2 नंबर्स हमारे काफी पॉजिटिव रहे हैं, जिस तरह का ये जीडीपी में काफी पॉजिटिव रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट अगर आता है। सो आई थिंक ऑल द पजल्स इन द जिक्सॉ आर फॉलिंग इन प्लेस, and it's just a matter of time. I think FIs should return and will have to return to our markets. हालांकि एक जो बात आपने, दो चीजें जिसे मैं जोड़ दूं, एक तो आरबीआई को लेकर आपने बहुत सही कहा कि एक तो आरबीआई गवर्नर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, सिर्फ इसलिए कि जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हम रेट कट ना करें, ये एक लॉजिक ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी के जो रेट कट काटने के जो माहौल होते हैं, चाहे इन्फ्लेशन हो, बाकी के इंडिकेटर, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और हम अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं कि रफ्तार के हमारा ये अपर सर्किट है, हम इससे भी और तेज बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमें ज़मीन तैयार करना है। जो सुनील साहब कह भी रहे थे कि रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, तो उसे भी कम करना है, एमएसएमई को सस्ते में कर्ज मुहैया कराना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और रही बात यूएस की जो आपने कही, वो दरअसल जब तक ट्रंप साहब है ना, तब तक कोई भी बहुत कन्फर्मेटरी कुछ कहने के लिए मूड में रहता नहीं है कि कब हो जाए, कैसे होगा। लेकिन जो सेंस मिल रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि मोटा मोटी मान के चलिए डील होगी, और डील होगी, समय सीमा कोई नहीं देता, लेकिन टैरिफ रेट जो है हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री के आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना कर दें कि हम दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से नुकसान में रहें। तो मोटा मोटी यही सेंस निकल कर आ रहा है। डेडलाइन देना ट्रंप के ज़माने में किसी के लिए संभव है नहीं, सिर्फ धीरे धीरे सब पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीदों पर। खैर ये तो रही है बात, लेकिन इंटरेस्ट रेट की बात अगर छोड़ दिया जाए, एक बात जो आपने कहा पंकज जैन साहब, वो है एफआईज को लेकर के। एफआईज ने आपने कहा कि वो बाइंग सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसके पीछे इतने कॉन्शियस होने के पीछे क्या वजह है सुनील साहब? देखिए, मैं अभी डेटा स्टडी कर रहा था और हम कह रहे हैं कि एफआईज वापस नहीं आ रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। और ये आंकड़े देखकर, क्योंकि ये 2000-3000 की बाइंग है, 2000-3000 की सेलिंग है, तो मैंने जैसे आपके साथ मैंने एक शो किया था, याद है कि ग्रॉस फ्लोस के साथ कंपेयर करना, नेट को नहीं देखना खाली। याद है आपको, एम्फी फ्लोस के बारे में हमने बात किया, उसी एनालिसिस मैंने एफआई के फ्लोस के लिए 3 हफ्तों, इस महीने के पहले 3 हफ्तों पर किया है। तो आप आंकड़े सुन लीजिए। एफआई की बाइंग फर्स्ट वीक में 77,000 करोड़, एफआई की सेलिंग 79,500 करोड़, तो 2,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। सेकेंड वीक में बाइंग था 67,000 करोड़, सेलिंग था 71,800, सो 4,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। थर्ड वीक में 73,000 करोड़ का इनफ्लो, 69,000 करोड़ का आउटफ्लो, तो 3-4,000 करोड़ इनफ्लो। तो हम ये 3 फ्लोर को देखकर कह के याद जानिए, अरे ये सोचिए कि 70,000 करोड़ की बाइंग एवरेज पर वीक हो रहा है और 70,000 करोड़ की सेलिंग भी हो रही है। ये डिफरेंस है 2-3 हजार, जिसके ऊपर ध्यान रहे, नहीं कि एफआईएस नहीं खरीद रहे हैं, इक्वल ऑलमोस्ट 95 to 100 है। 95% एफआईएस वैल्यू में बाई कर रहे हैं, 100% सेल करें तो 5% का डिफरेंस है। तो मेरा सिंपल मानना है कि बायर्स की आंकड़े अगर यहां से अगर 10% बढ़ जाए, तो एवरेज 70,000 था, तो अगर वो 10% बढ़ के एवरेज का 77-80 के करीब आता है। पंकज जैन साहब, सुनील साहब का कुछ नेटवर्क इशू आ गया फिर से, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल जो सुनील जी कह रहे थे, मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि व्हाट सुनील जी सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वी कुड वर्क अराउंड द ग्रॉस
लेवल फिगर्स, बट उसके अंदर एक चीज और हमारे को जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें कितनी जो ग्रॉस बाइंग है, वेदर दैट इज बाइंग इन द सेकेंडरी मार्केट या उसका एक काफी बड़ा सम इज गोइंग बाइंग द प्रोमोटर आइडेंटिटी। जैसे हमने देखा था पिछले दिनों, जैसे भारतीय टेली की बड़ी डील थी या कुछ और भी बड़ी डील हुई है, या जिस तरह के आईपीओज आ रहे हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि इतनी उनकी सेलिंग एक्चुअल सेकेंडरी मार्केट में हो रही है, और उस विज़ जो बाइंग हो रही है, क्या उसमें से मेजर बाइंग ऐसा तो नहीं जो प्रोमोटर आइडेंटिटीज की सेलिंग आ रही है या जो आईपीओज आ रहे हैं उसमें जा रहे हैं। सो वो एग्जैक्ट डाटा शायद मेरे पास अभी नहीं है, बट आई थिंक दैट वुड हैव टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि अगर हम मार्केट में एक जनरल सेंटीमेंट देखें, मार्केट में एक जनरल फीलिंग देखें, वी कुड सी दैट सम ऑफ द स्टॉक्स या जिस तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं आ पा रही, वी कुड सी कि वो एफआई की सेलिंग की तरफ से हो। सो आई थिंक दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न, और उस एरिया ऑफ कंसर्न में जैसे अगर हमारे पास 4-5 स्टिक्स थे कि वेदर Q2 नंबर्स आर गुड, डेफिनेटली Q2 नंबर्स आर गुड, आरबीआई प्रोएक्टिव है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, जिस तरह का जीएसटी कटाया, जिस तरह के अब जीडीटी नंबर्स आए, सिर्फ इसके अंदर एक दो पजल है अभी अनसॉल्व। एक तो डेफिनेटली बड़ा है इज द ट्रम्प फैक्टर, द डील फैक्टर, अगर उसमें क्लैरिटी आती है तो आई थिंक एफआई कुड रिटर्न बैक टू दैट। सेकंड कुड बी जो हम देख रहे हैं कि जो फॉलिंग करेंसी है, रुपी में हमने देखा था कि आज से 10 दिन पहले तक आरबीआई वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट लेवल ऑफ 88 हाफ, बट पिछले दिनों देखा कि आई थिंक द ओनली लॉजिकल रीजन वी कुड सी कि शायद आरबीआई ने जो एक सपोर्ट हैगा बिटवीन 88-89 वो शायद आरबीआई ने सपोर्ट देना छोड़ दिया। सो डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, आई थिंक दैट स्टिल इज द एरिया ऑफ कंसर्न, दैट कुड बी द एरिया ऑफ कंसर्न विद एफआईज vis-a-vis return in other emerging market, vis-a-vis return in US market, vis-a-vis bond yield in US market. Bond yield definitely US market में कम हुई है, वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है। सो आई थिंक जो एक जैसे हम कहते हैं कि जो एक पजल के डॉट्स हैंगे, काफी कुछ हमारी तरफ ऑप्टिमिज्म की तरफ फिल हो गए हैं, 2-3 अभी भी फिल होने हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो अंडर करंट बुलिश हैगा, ट्रेंड बुलिश है, इट्स बाय ऑन डिप्स मार्केट, मे बी सिलेक्टिव, you'll have to be careful on the sectors, careful on the stocks. ओवरऑल गंगो फीलिंग आने में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के लिए आई थिंक दैट में टेक सम मोर टाइम फॉर द मार्केट टू गेट इनटू दैट एक्सुबरेंस काइंड ऑफ मोड। पंकज जैन साहब, जो आप कह रहे हैं उस पर मैं आऊँगा, बाकी मेहमानों से भी राय लूँगा, क्योंकि मार्केट तो ऑल टाइम हाइप पे है, लेकिन कई लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड में ही दिख रहे होते हैं। लेकिन बात एफआईज की चली थी, सुनील साहब आप बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, लेकिन तब तक मैंने पंकज जैन साहब से कमेंट ले लिया। इनका जो लॉजिक है उनसे आप कितने सहमत हैं? नहीं, मैं ब्रॉडली सहमत हूं, मगर मेरा मानना सिंपल सी चीज है कि नेट नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, मुझे छोड़िए, मुझे आंकड़ों में मत जाइए, मुझे आंकड़ों मत समझाइए, मुझे एक चीज समझाइए कि एफआईज पहले महीने 2 महीने पहले बेच के जा रहे थे, अब वापस आ रहे हैं या आएंगे, क्या बदल गया हमारे? क्या बदल गया है कि सभी ब्रोकरेजेस जो फॉरेन के हैं उन्होंने इंडिया का सेकेंड हाफ और नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ की आउटलुक को बढ़ा दिया है। मैं ज्यादातर ब्रोकर्स, वन सेकंड, मैंने ब्रोकरेज का देखा कि एलोकेशन, एक्टिव एलोकेशन जो इंडिया का है, हमारी जो 16% की इमर्जिंग मार्केट है उसके खिलाफ हमारी 1.5% का ओवरवेट स्टेटस में बना दिया कई ब्रोकर्स ने। तो यानी पैसिव फंड से ज्यादा पैसा मिल सकता है। और तीसरी बात है कि ये वक्त जो है, ये नजदीक दिसंबर जब आती है तब प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है। हर साल एच फंड्स प्रॉफिट बुक करते हैं अभी, मगर प्रॉफिट कहां बुक करेंगे? जहां पे उनको मुनाफा बना है। इंडिया से उनको मुनाफा नहीं बना, इंडिया से उनका मुनाफा नहीं बना है, इसीलिए हाँ, वो इंडिया की ओर आ सकता है क्योंकि अभी माहौल बेटर लग रहा है। मगर ट्रेड डील का होना जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकआउट ऑफ एफआई फ्लोज आने के लिए। मगर अगर हर क्वार्टर में आपको 70,000 करोड़ के एफआई बाई कर रहे हैं, कोई और एफआई 70,000 करोड़ का बेच रहा है, वो बात अलग है, बट बाइंग तो है, कोई किसी का इंटरेस्ट है, खाली उसमें 10% की बढ़त की जरूरत है नेट एफआई फ्लोज को पॉजिटिव होने में। और ये हुआ था पिछले 2-3 दिन में, इसीलिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पहुंची, बिकॉज डीआई का बैंड तो कॉन्स्टेंटली सपोर्टिव है। तो थोड़ा चेंज होता है एफआई की फ्लो में तो मार्केट नई ऊंचाई आसानी से पहुंचेगी। संजय सिन्हा साहब, इसमें कुछ आप ऐड करेंगे? एफआई की जो ट्रेंड है उसके बारे में 3 थ्योरी हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि एफआईआई का फ्लोज जो है वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड था यूएस मार्केट्स में और इमर्जिंग मार्केट्स में। दोनों मार्केट में एक चीज कॉमन थी
कि एआई स्टॉक्स की उनको ऑप्शंस मिल रहे थे दोनों बाजार में निवेश करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि भारत में कोई बड़ी साइज की अपॉर्चुनिटी एफआईआईज के पास नहीं थी, तो एक ये कारण था कि एफआईआईज भारत के प्रति उतना अग्रसर नहीं थे। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखें रूपी डॉलर, तो 89 रुपीस टू अ डॉलर के लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। 90 की तरफ डॉलर नहीं जा रहा है, वो अब नीचे की तरफ खसक रहा है। तो अगर मैं विदेशी निवेशक हूं तो मैं नहीं पसंद करूंगा कि मैं उस देश में पैसा लगाऊं जहां पर लोकल करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। तो अगर लोकल करेंसी स्टेबलाइज कर जाए और यहां से अप्रिशिएट करे, जैसा कि कुछ एस्टिमेट्स भी है कि अब रुपये की अप्रिसिएशन के चांसेस हैं, तो मेरे लिए अब ये कारण बन जाता है भारत में पैसा लगाने का। और तीसरा कारण ये है कि अब तक जितने क्वार्टरली अर्निंग्स आ रहे थे उनमें अर्निंग्स की डाउनग्रेड हो रही थी, अब अर्निंग्स की स्टेबिलिटी और अर्निंग्स की अपग्रेड हो रही है। तो ये तीनों कारण का मिला जुला असर जो है वो हम शायद एफआईआई के फ्लोज में देख रहे हैं। नहीं, मुझे एक चीज और संजय सिन्हा साहब बता दीजिए कि दो कारण और थे जो एफआईआईज हमारे यहाँ से जा रहे थे। एक तो हमारा बाजार बहुत महंगा हो गया था, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा था वहाँ के इंटरेस्ट रेट को देखते हुए। तो ये फैक्टर क्या अब कंप्रोमाइज हो गया है? अगर आप सिंपल तौर पे देखें लक्ष्मण जी, तो आज से 14 महीना पहले हम जिस लेवल पे थे, बाजार दोबारा उस लेवल पर आया है 14 महीना के बाद। इसमें 4 क्वार्टर गुजर गए, 4 क्वार्टर में अर्निंग्स में तो ग्रोथ ही आया है। तो अगर हम उसी लेवल पर पहुंचे हैं तो प्राइस अर्निंग के रेशियो पर हम आज उस साल 1 साल से हम आज सस्ते हैं। भारतीय बाजार कभी भी सस्ते नहीं रहे, और जब हमारा डोमेस्टिक फ्लोज इतना स्ट्रांग है तो इस माहौल में ये एक्सपेक्ट करना कि आपको भारतीय बाजार सस्ते मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप विदेशी निवेशक हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो आपको एक आप समझिए कि एक रीजनेबली एक्सपेंसिव लेवल पे करना है। आज का लेवल जो है वो इरेशनल लेवल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। एक और चीज़ था अभिषेक अग्रवाल साहब, एफआईआईज पे एक आखिरी सवाल लेकर आपके पास आता हूँ, फिर मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊँगा। वो ये था कि जब यूएस इंडिया टेंशन हुआ, चाहे बातों के जरिए ही, टैरिफ के जरिए ही, एफआईआईज को लगा कि पता नहीं वो टेंशन एस्केलेट होकर कहाँ तक जाएगा। लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील करने के लिए भारत ने कई सारे कदम यहाँ पे उठाए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को वापस लिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लिया, रेड लाइन में भी ऐसा संकेत मिल रहा है कि जहाँ तक संभव होगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब कुछ एक हफ्ते, कुछ एक महीने, घंटे की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें एफआईआईज को एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि अब आप आइए। जैसा कि अभी कह रहे थे कि पूरी तरह से खरीदारी नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में डील होता है तो एफआईआईज का अचानक से काफी ज्यादा फ्लो बढ़ेगा, मान के चला जाए। लक्ष्मण जी, आई थिंक सो एक पार्ट में मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि सेंटिमेंटली एंड विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो ये डेफिनेटली हैम्पर करेगा पॉजिटिवली हमें, एंड इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा जहां तक हम एफआईआई की ओवरऑल बाइंग पोजीशन को देख एनालाइज कर रहे हैं। एक और पार्ट जो कंटिन्यू करना चाहूंगा डिस्कशन का, जो क्योंकि हम एफआईआई को ही लेके बात कर रहे हैं, देखिए हम सबसे ज्यादा जो डिस्कशन है वो हम एक्चुअली निफ्टी के अराउंड देख रहे हैं, बट बैंक इंडेक्स को अगर हम देखें वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। एंड एफआईआई स्टैंड अलोन को सिर्फ निफ्टी में ही पोजीशन ले ऐसा नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन। एंड हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी को इग्नोर कर लेते हैं, तो एक वहां पे भी हमें देखना चाहिए कि काफी पॉजिटिवली उनकी पोजीशन जो है वो पॉजिटिव साइड में जा रही है। दूसरी बात, अगर आप स्टैंड अलोन निफ्टी की बात करें तो जो इंडेक्स फ्यूचर है, जो अभी तक एफआई की मोटा मोटा 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में चल रहे थे, वो नेट बाई 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो सुब्रमण्यम साहब बोल रहे थे कि भाई अभी इन दिनों में हमने जो कुछ देखा है वो एज अ ओवरऑल फिगर हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा ऐसा कि एफआई कहाँ बाई कर रहा है, बट जो मोमेंटम शिफ्ट है वो ये सारी चीजें जो इंडिकेट करती है कि अगर हम इसे पैकेज की तरह देखें कि इमर्जिंग मार्केट्स की जो ओवरऑल एलोकेशन ग्लोबली है वो बढ़ रही है, उसमें हमारे लिए जो रेट्स थे वहां एक इंक्रीज हुआ जो सुब्रमण्यम साहब ने कवर किया।
उसके अलावा हमारी ग्रोथ रेट जो है वो एक लेवल पे हाईएस्ट डेमोस्ट्रेट कर रही है, हमारा इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। ट्रेड डील की जो आपने अभी बात कही वो अब नियर टू एक्चुअल रियलिटी में आ रही है, जहां पे उसके बाद अनसर्टेनिटी के साथ जो पूरे साल इंडिया गुजरी या और भी जो नेशन गुजरे, वो एक लेवल पे हमें स्टेबिलिटी जो है वो दिखेगी। और रेट कट के माहौल जो अभी तक चल रहा है, अब ये क्वार्टर में हो कि अगले क्वार्टर में हो, बट बात ये हो रही है कि रेट कट आए, सो दैट मीन्स वी आर अगेन इन अ टॉकिंग पॉजिटिवली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूपी डॉलर का जो ट्रेड है, अब मुझे लग रहा है कि 90 से ऊपर मैं नहीं देख रहा हूं अब कुछ समय तक तो एटलीस्ट, जहां पे रूपी इसके बियॉन्ड जाने वाला है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एफआईज। हमारे पास करीबन करीबन 650 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, सो कोई भी लेवल पे आरबीआई को कोई इशू नहीं आ रहा। डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए हम वीक दिख रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि इंडिया कहीं पे वीक है और इसलिए हमारा कोई करेंसी टूट रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड दैट्स व्हाट वी कैन टेक एज अ समराइज वे कि क्यों अब एफआई का ट्रेंड बदलता हुआ इंडिया के लिए दिख रहा है। चलिए, तो एफआईज को लेकर के ट्रेंड क्यों बदल रहा है, और सब मोटा मोटी इस बात पे है कि काफ़ी संभावना है कि एफआईज अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, भारतीय बाजार को फिलहाल अब नहीं छोड़ेंगे, उनको पसंद आने लगा है। कुछ एक फैक्टर हैं जो जैन साहब बता रहे थे, उसको ध्यान में देना होगा। एक चीज़ और, चूंकि जैन साहब ने इतने अच्छे, हाँ सॉरी, सुनील साहब को जोड़ना चाहते हैं। हाँ, बस वही बात है कि आप वेटेड एवरेज एक टेनर ऑफ एफआईज देखें और एक साल मान लीजिए, कोई शॉर्ट टर्म होते हैं कोई लॉन्ग टर्म होते हैं, तो लास्ट 1 ईयर में रुपये का वीकनिंग हुआ है 6.5%, राइट। तो ये हुआ क्योंकि उन्होंने सेलिंग किया, उसने वही कंट्रीब्यूट किया। मगर आप देखिए अभी 6% होने के बाद और एक साल और एक 6%, क्या इंडियन करेंसी वीकन होगी? यानी 89 लेवल से 94 जाएगी, ये तो नामुमकिन है। और 2.5% डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिएट होना है 91 92। तो मेरा मानना है कि अब द वर्स्ट इज ओवर फ्रॉम अ करेंसी आउटलुक फॉर एन एफआईआई। अब वो ये नहीं इधर एक्सपेक्ट कर रहा है कि और 6% डिफ्रेंशिएट हो गए तो डेफिनेटली इंडिया में निवेश के लिए वो एक पॉजिटिव बनता है, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है पिछले साल। वही मेरा पॉइंट था। ठीक है, अब जो दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, वो जो पंकज जैन साहब ने उठाया था, चूंकि एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया था, तो मुझे अभी भी याद है कि शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है, लेकिन बारात में वो जोश खरोश नहीं दिख रहा है, बैंड में उतना जोश खरोश नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के मोटा मोटी है कि शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, लेकिन अभी पोर्टफोलियो बहुत लोगों के रेड में ही है। तो ये ब्रॉड बेस रैली क्यों नहीं आ रही है? तो जब इसके डेटा को एनालाइज किया, तो एक सेगमेंट है जो मैं सुनील साहब से शुरू करूंगा फिर से, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हालांकि जब आप और ज़्यादा डिग आउट करेंगे डेटा को, तो अब लगता है कि आईटी में थोड़े बहुत अब रौनक वापस से लौटने लगी है। तो ये कब पहुंचेगा ऑल टाइम हाई पे सुनील जी? नहीं, ऑल टाइम हाई पहुंचने में वक्त लगेंगे, ट्रेंड रिवर्सल होगा, एक साल तो लगेगा ही, क्योंकि इतना अंडर तो जो लोग 20% जो लोग इस मार्केट रैली में पार्टिसिपेट जो लोग इस मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो अगर ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहां अभी पार्टिसिपेट करने का मौका है, तो आईटी सेक्टर है। हाँ, ये इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, यानी और गिरावट की गुंजाइश नहीं है, और मीडियम टर्म में वापस आएगा। मगर ये मत सोचिए कि 3 महीने में ये वापस लाइफ टाइम हाई आ सकता है, वक्त लगेगा, साल 1.5 साल तो लगेगा, मगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो और गिरने की गुंजाइश नहीं है। इससे धीरे धीरे अब वापस ही देख सकते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए एक एलोकेशन होना चाहिए। एक सवाल जो हर बार पूछता हूं जब भी आईटी पे चर्चा चलती है, कि जो हम लोग आईटी का मिड कैप देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं लार्ज कैप के मुकाबले। अभिषेक अग्रवाल साहब, तो आईटी में एलोकेशन रखना, नए तरीके से एंटर करना, तो मिड कैप में रखा जाए कि नहीं? लक्ष्मण जी, तो मेरा तो पेट सब्जेक्ट ही है, तो मैं सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा थोड़ा डेटा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट अभी आपने पकड़ा है उसके रीजन समझना बड़ा जरूरी है। और कई शोज में आके हमने ये व्यू जो रखा था, जो आज बिल्कुल एविडेंटली दिख रहा है कि क्यों इंडिया की आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रही है, वो एक आंसर मिलेगा। इस बार मैं कुछ फैक्ट के साथ बात करता हूँ, ठीक है। बिग टेक 2025, बिग टेक का मतलब है अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ठीक है। एआई कैपेक्स का डेटा ऑफिशियल है, ये सारे डेटा जो मेरे पास कहीं अलग से नहीं, उनके खुद के आप अगर एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो ये अनाउंसमेंट है। नंबर्स की बात करते हैं, अमेजॉन की एक साल की कैपेक्स की प्लानिंग $120 बिलियन, अल्फाबेट $93 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट $88 बिलियन, मेटा $72 बिलियन। चारों जन को मिला लेंगे तो 350 से 400 बिलियन डॉलर सालाना ये बात करेंगे 2 साल में ये स्पेंड करेंगे एआई को इनहेंस करने के लिए, जो एआई की कैपेबिलिटी उससे।
अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर में यही आप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो को अगर आप यही पैटर्न देखें उनके कैपेक्स का, तो इन चारों को आप टोटल कर लेंगे तो चारों का मिला के भी $10 बिलियन नहीं है। तो हमारे जो फ्रंट लीड, इंडिया के फ्रंट लीड टेक जायंट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली एक स्टक हो चुके हैं 2022 के बाद, जहां पे उनकी सेल्स की ग्रोथ सिंगल डिजिट में है एंड पैट की ग्रोथ फ्लैट है, क्योंकि उन्होंने ये एआई की जो रेस है वो बहुत हद तक मिस कर दी एंड जो ट्रेडिशनल काम चल रहा था वो वही कर रहा था, अब यूएस लार्जली लेड कर रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया आईटी कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग एंड व्हाई डिस्पाइट निफ्टी इज टचिंग ऑल टाइम हाई, आपकी निफ्टी की जो उसमें आईटी इंडेक्स है वो इतना लैग कर रही है। ये भी एक रीजन है कि क्यों इंडिया की इंडेक्स परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैग है हमारे लिए, ये ड्रैग है। तो ये ड्रैग की वजह से परफॉर्मेंस दोनों तरफ हैम्पर हो रही है। दूसरी बात, आपने ये पॉइंट कहा कि भाई मिड कैप वाले जो है या वो अच्छा परफॉर्म मैं ऐसा कर रहे कहता हैं, हूं उसमें क्या हो रहा है? मिड कैप में आता हूं मैं आपके पास, लेकिन एक सवाल इस पे मैं पंकज जैन साहब आपको लूं कि ये जो बता रहे थे अभी कि क्यों नहीं परफॉर्म किया, लार्ज कैप क्यों कहाँ पे लैगिंग यहाँ पे हो रही है, कुछ आंकड़े यहाँ पे रखें अभिषेक अग्रवाल साहब ने। अभिषेक अग्रवाल साहब का अगर वीडियो ठीक हो गया हो तो फिर से दोबारा उनके पास जाना चाहूँ, उनकी बात कंप्लीट कर लूँ। अभिषेक अग्रवाल साहब, जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया है कि मिड कैप क्यों बेहतर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको पहले कंप्लीट कर ही लीजिए, तो फिर मैं जाता हूँ जैन साहब के पास और सिन्हा जी के पास। देखिए, हाल फिलहाल लक्ष्मण जी अगर आप देखेंगे जो अनाउंसमेंट्स आ रही है इन्हीं टेक जायंट्स की, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, बट नथिंग बट आप ये कह लें कि आईटी का जो ये बैकएंड होने वाला एआई का, उसका कुछ पार्ट इंडिया में ही सेटअप कर रहे हैं और वो भी मल्टी बिलियंस में चल रहा है। सो उसकी जो बिजनेस होनी है वो आपके पास लार्जली क्लाउड के ऊपर जो है वो वहां पे डेटा सेंटर, ये सारे स्पेस पे इन्वेस्टमेंट आएगी। तो वहां पे हमारे पास जो या तो नए कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो, या मिड कैप आईटी कंपनी जो हमारी है वो वहां पे बेनिफिशियल हो रही है। इसलिए उस ट्रेंड को, क्योंकि ट्रेंड की सर्टेनिटी के बेसिस पे ही कोई इन्वेस्टमेंट बेट ली जाती है, और ये ट्रेंड एआई का सर्टेनिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये वन टाइम नहीं है, ये अब कुछ सालों तक तो चलता ही रहेगा और इसका इंफ्रा एक्सपांड होता ही चला जाएगा। एंड दैट इज द वन रीजन व्हाई देयर इज अ ह्यूज गैप in terms of the way how buying is happening between India का mid cap IT companies versus Indian large cap IT companies। तो ये इंडियन लार्ज कैप वर्सेस इंडिया के जो मिड कैप आईटी कंपनी, उस पर बड़ा अच्छा डेटा के साथ विश्लेषण किया आपने। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा डिबेट को, इस पे फोकस स्पेशल रखेंगे। छोटा सा ब्रेक का समय होगा, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा को आगे जारी रखते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया अग्रवाल साहब ने कि इंडिया के जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं और मिड कैप आईटी कंपनियां, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो उनके खुद के डेटा के आधार पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। एक इन्वेस्टर्स क्या करे, एक इन्वेस्टर के पास क्या इससे क्यों लेना चाहिए। जैन साहब पहले आपके पास, फिर सिन्हा जी आपके पास आऊँगा, और सुनील साहब तो इसके मास्टर हैं, उनके पास जाऊँगा। जैन साहब। देखो लक्ष्मण जी, आईटी स्टॉक्स की अगर आप देखें, आई थिंक देयर आर साइंस ऑफ, आई वुड से साइंस ऑफ सॉर्ट ऑफ चेरी पिकिंग, साइंस ऑफ बॉटल फिशिंग इन आईटी स्टॉक, और उसके 3-4 कारण हैं। आई थिंक जिस तरह की वैल्यूएशंस अब हो गई, खासतौर से लार्ज कैप, अच्छे लार्ज कैप आईटी स्टॉक में वैल्यूएशंस डिसेंटली अट्रैक्टिव हो गई हैं। उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एआई काइंड ऑफ नॉइज, एआई काइंड ऑफ सिनेरियो, डेफिनेटली आई ऑल्सो एग्री कि कहीं ना कहीं शायद जो इंडिया के जो दिग्गज 5-6 कंपनीज हैं एआई बस में, शायद वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ठीक है, दैट इज अनदर डे टू डिबेट ऑन दैट। बट उसके बावजूद भी आई थिंक इंडिया आईटी सेक्टर में, व्हाट इंडिया आईटी सेक्टर हैज डन इन लास्ट से 25-30 ईयर्स, बहुत स्ट्रांग ऑपरेशनल डिलीवरी इंडिया आईटी सेक्टर ने दी है। बहुत स्ट्रांग क्वालिटी वर्कफोर्स इंडिया आईटी सेक्टर डिलीवर करता है। और जिस तरह के वैल्यूएशन हो गए हैं मिड कैप आईटी में, आई थिंक दोबारा से कहीं ना कहीं थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए हैं, जो 4-5 काउंटर्स जो ज्यादा चल रहे हैं। बट जो लार्जर आईटी स्टॉक्स हैं, लार्जर आईटी कंपनीज हैं, उसमें लगता है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं। काफी अच्छा कैश फ्लोज है, काफी अच्छा डिविडेंड है उसके अंदर। सो अगर हम एक पुराने एक थ्योरी पे जाएं तो आई थिंक दीज कंपनीज आर लुकिंग अट्रैक्टिव। यहां से अब खोने को कम है, पाने को ज्यादा है। इट जस्ट दैट कि हमारे जो आज के इन्वेस्टर्स हैंगे, वेदर दे आर रियल वैल्यू इन्वेस्टर्स ऑफ पेशेंस, या हर
हर आई वुड से सेकंड या थर्ड इन्वेस्टर को एक मोमेंटम बेट चाहिए, एक ट्रेडिंग बेट चाहिए. दे वांट द रिटर्न्स इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. उसमें शायद हो सकता है कि खरे आईटी स्टॉक्स ना होते, बट overall I think over a broader period of time, over next 2 3 4 5 quarters kind of thing, I think IT stocks एक attractive level पे है. और परसेंटेज ऑफ अ पाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर परसेंटेज आपके नए फ्लोज की आईटी में जानी चाहिए, बट परसेंटेज ऑफ अ पाई आईटी स्टॉक्स में अब जाना चाहिए. हालांकि आपने जो जवाब दिया ना जयंत साहब, उसमें ही मैं उसी से मेरे मन में एक सवाल उठा. आपने कहा कि ट्रेडिशनल तरीके से सोचें तो बड़ी आईटी कंपनियां जो है, लार्ज आईटी कंपनियां, उनके वैल्यूएशन अच्छे हैं. लेकिन सवाल यह है कि आईटी में कोई ट्रेडिशनल तरीके से सोच नहीं रहा है. अब क्यों नहीं सोच रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि सबका ये मानना, परसेप्शन है, बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर डिटेल में बताएंगे. संजय सिन्हा साहब आप जवाब दीजिएगा कि जो बड़ी आई कंपनियाँ, उनके मुकाबले मिड कैप जो आईटी कंपनियां हैं वो एआई का ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रही हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं अपने कस्टमर को लेकर के. तो कई कस्टमर बड़े आईटी कंपनियों को छोड़ के मिड कैप आईटी कंपनियों को पास जा रही हैं. तो यही वजह है कि मिड कैप आईटी कंपनियों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है. ये थ्योरी कितना सही है, परसेप्शन कितना सही है, संजय सर? काफी हद तक लखनऊ जी ये बात सही है, क्योंकि देखिए वो कह रहा है में इस सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है. अगर आप आईटी सेक्टर की ग्रोथ की हिस्ट्री देखें तो पहला अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर को मिला था जब Y2K के लिए कंपनी ने काम करना शुरू किया. उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी शिफ्ट कर गया जब विदेशी कंपनियां अपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को आउटसोर्स करना शुरू कर दी, क्योंकि भारतीय कंपनीज के पास मैन पावर कैपेबिलिटी ज्यादा थी. आज विदेश में भी देखें तो जहां पर सबसे बड़ा मार्केट है आईटी के लिए वो है अभी एआई का. और एआई में जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं, चूंकि उनका अब तक का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा वर्कफोर्स ओरिएंटेड था कि हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, हम आपके सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस बना देंगे. एआई में शायद आपको इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एआई सिर्फ आइसोलेशन में तो आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे. एआई पर काम करने के लिए आज भी आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है. एजेंट यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो कि एआई का यूज करके आपको सॉल्यूशन प्रदान करते हैं. इस अपॉर्चुनिटी को छोटी साइज की जो कंपनी है, छोटी और मिड साइज की कंपनीज, इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी इस के अनुसार अडेप्ट कर लिया है. ऐसा नहीं है कि हमारी बड़ी कंपनीज इसको अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको समय लगेगा. इसी के लिए टैक्टिकली अगर आप देखें, आज की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिड कैप में ज्यादा दिख रही है. लेकिन अगर आप लंबे समय की अवधि को देखेंगे तो जैसा कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय कंपनीज की, जिन्होंने Y2K की अपॉर्चुनिटी को यूज किया, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की अपॉर्चुनिटी को यूज किया, वो एआई की अपॉर्चुनिटी की तरफ भी अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा. इसी के लिए देखिए बाजार में क्या है ना, पैसा का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. आप अगर स्टॉक ए में पैसा लगा रहे हैं, वहां पर आपको 20% मिल रहा है, और स्टॉक बी में लगा रहे हैं जहां पर कि आपको 10% मिल रहा है, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप स्टॉक ए में लगाएं. तो इसको देखते हुए विद इन आईटी सेक्टर ज्यादा पैसा जो है वो मिड कैप की तरफ आज जा रहा है. लेकिन ओवरऑल अगर 24 महीने की अपॉर्चुनिटी देखें, 36 महीने की अपॉर्चुनिटी देखें, तो आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकते. और जैसा कि हमारे इग्नोर नहीं कर सकते भी कर रहे थे, वैल्यूएशन के तौर पे वो अट्रैक्टिव है. हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन एक जो प्रैक्टिकल चीज़ है मैं आपको बताऊं, सुनील साहब जवाब दीजिएगा आप, कि मैं कई सारे आईटी के इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ बातचीत किया, तो मैंने कहा जब भी प्लेसमेंट होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आती होंगी आईटी सेक्टर की, तो उनका कहना, जो ब्राइट बच्चे हैं, उनका कहते हैं नहीं, हम लोग बड़ी कंपनियों को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ काम सीखने का, काम करने का बहुत मौका नहीं होता. हम लोग छोटी कंपनियों को या इमर्जिंग कंपनियां, नई कंपनियां, मिड साइज कंपनियां, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को बड़ा मौका मिलता है. तो जो ब्राइट बच्चे, यंग टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी भी प्रायोरिटी बदल रही है. इन्वेस्टर्स को छोड़ दीजिए, तो जब यंग टैलेंटेड बच्चे, नए बच्चे वहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छा मैन पावर होगा. नहीं, बात सही है कि युवा की सोच ऑलवेज एक हायर सैलरी, एक्साइटिंग वर्क पे होती है, और ये परसेप्शन है कि बड़ी कंपनियां एक स्टेडी, स्टैंडर्ड, ओल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरह काम करती है. राइट, ये परसेप्शन है. मगर बदलाव भी दिख रहा है, क्योंकि क्या करना चाहिए इनको,
ये ना जैसे करें ना, ये सेपरेट सेल एक क्रिएट करके, और शायद कुछ कंपनी को खरीदे, मुझे वो सब्सिडरी होगा और उसके अंदर ये जाके बट कॉम्पिटिटिव सैलरीज पे करना होगा जो ये मिड कैप इंडिया दे रही है। आप मार्केट में पूछिए, सैलरी में 20-30% की डिफरेंस है बिटवीन क्या मिड कैप कंपनियां देती है वर्सेस लार्ज कैप कंपनियां देती है, बिकॉज वो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस है और स्टैंडर्ड बिजनेस है। तो उनको एक सब्सिडरी के जरिए एआई के वर्कफोर्स के लिए जरूर कंपटीशन से मैच करके अपना कॉस्ट बढ़ाना होगा, और शायद इसीलिए वो ओल्डर वर्कफोर्स को ले ऑफ कर रही है, क्योंकि वो भी बिजनेस मॉडल को चेक कर रहे हैं इसके बेस पे। मिड लेवल और सीनियर ले ऑफ करके फ्रेश इनफ्लो में ये ले रहे हैं, बट थोड़ा वक्त लगेगा टू रीएडजस्ट द प्राइसिंग। सेम कंपनी के अंदर एक एआई लेवल रिक्रूट के लिए ज्यादा तनख्वाह और नॉर्मल आईटी के लिए कम तनख्वाह रखना इतना आसान नहीं है। तो ये एक मुश्किल चीज है, मगर वो उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे। जैसे आपने एक एआई कंपनी को खरीद लिया और उस कंपनी के जरिए उसको हायर करें। अब टीसीएस, आईटी, इंफोसिस सब भयंकर खर्चा कर रहे हैं ना एआई के लेवल पे, तो ऐसा नहीं है, वक्त लगता है। और जब मूव करेंगे बहुत स्ट्रांगली मूव करेंगे। क्या है कि वो परसेप्शन बात कही ना, परसेप्शन इज रियलिटी। आज परसेप्शन इज रियलिटी, यानी इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए सब ये परसेप्शन को बिलीव कर रहे हैं, पर एक ना एक दिन ये परसेप्शन चेंज होगा बिकॉज इट इज रिमूव फ्रॉम रियलिटी। मगर आज कोई रियलिटी माने परसेप्शन को ही रियलिटी मान रहा है। प्रॉब्लम, दिक्कत यही है। ये एक दिक्कत है। लेकिन जो हम सीधा टेक अवे की बात करें तो अभिषेक अग्रवाल साहब, एक जो सुझाव यहाँ पे निकल कर सामने आया जयंत साहब की तरफ से, सिन्हा जी ने भी कुछ हद तक बताई बात को, कि हम लोगों को अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म में जाना है तो लार्ज कैप के पास जाएं, शॉर्ट टर्म में रहना है, मीडियम टर्म में रहना है तो आप जो है मिड कैप के पास रह सकते हैं। आप इसी व्यू के साथ हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप मिड कैप ही ज़्यादा बेहतर है या फिर लार्ज कैप ही ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मुझे लग रहा है कि मिड कैप कंपनीज में अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ पैटर्न देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 5 years, लेट्स स्टिक टू लास्ट 3 years, वहां आपको लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो हम यहाँ कोई इमोशनल डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कोई एआई ड्रिवन डिस्कशन नहीं कर रहे, हम डेटा फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगी, अगर टॉप लाइन ग्रो नहीं करेगा, तो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस कैसे बढ़ेगी? और ये चारों टॉप कंपनियों का लास्ट 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई ऐसे एक्साइटिंग नंबर में ग्रोथ नहीं है। तो आगे इनकी ग्रोथ कैसे आ जाएगी, मेरे पास अभी तक इसके सामने कोई भी ऐसा ठोस हमारे पास एविडेंस नहीं दिख रहा है कि हाँ अब हम यहाँ से, क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस इन्हीं 4 कंपनियों की आती है और वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे। तो किस तरह से फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इन कंपनियों को कोई खरीदे और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, जब यहाँ पे कोई इनोवेशन ही ऐसा नहीं हो रहा जो कि डिस्ट्रप्टिव है। और जहां डिस्ट्रप्शन हो रहा है वहां पे तो कैपेक्स भी बहुत ज्यादा है और उनके आप परफॉर्मेंस देखिए। आप निवेडिया का तो मैंने नाम भी नहीं लिया है, आप 5 कंपनियों को प्लॉट करके देख लीजिए कि लास्ट 3 साल में स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज ये कहाँ थी, इनकी अर्निंग्स कहाँ थी और हमारी ये टॉप 4 कंपनियां कहाँ थी। तो मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है मिड कैप कंपनियां थोड़ी सी वैल्यूएशन में लगती होगी स्ट्रेच, बट ग्रोथ वहां है, रेवेन्यू वहां है, सर्टेनिटी वहां है, तो मैं वहीं जाना चाहूंगा। चलिए जी, हालांकि अच्छा डिबेट है, लेकिन चूंकि शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, कई सारे सेक्टर और थे जिस पर बात करने का मन कर रहा था, लेकिन अब शो का समय जो इजाज़त नहीं दे रहा है, तो फिलहाल के लिए यहीं धन्यवाद करते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।